हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम गामिज सफ़ीरा, आपके सूफ़ी टीचर। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 सीखेंगे। चैप्टर का नाम है किताब की कहानी। क्या बच्चों, आप लोगों को किताब पढ़ना अच्छा लगता है? आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी और कभी कभी ऐसा सोचा भी होगा कि इसका आविष्कार कहाँ से हुआ था और इसकी उपयोगिता क्या है। तो आज हम किताब की कहानी ये लेसन से उसका आविष्कार कहाँ हुआ था और कौन सी लिपियों में उसका आविष्कार हुआ था, सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि किताबें हमारी लाइफ में बहुत ही उपयोगी है। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के लाइफ में 2 पुस्तकें बहुत ही उपयोगी थी। फर्स्ट वैकुंठ मारा हृदय में और दूसरी थी टॉल्स्टॉय की ऑन टू दी लास्ट। ये 2 पुस्तक उनकी लाइफ में इतने प्रभावित कर दी कि उनकी लाइफ चेंज हो गई। उनके जो विचार थे, थॉट्स थे, वो सारे चेंज हो गए और उन्होंने एक नई सोच के साथ भारत का निर्माण, वो अंग्रेज़ों की चुंगल में से भारत को छुड़ा लिया। और जो हमारे गांधी जी तो कैसे थे, एकदम पतले पतले थे, तो भी उनमें इतनी हिम्मत आ गई वो बुक्स पढ़कर। तो बच्चों, बुक्स का एक ही थॉट्स होगा ना, एक ही विचार, वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक किताब हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। उसी तरह से अब्राहम लिंकन की लाइफ में भी बुक्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अब्राहम लिंकन भी एक बहुत गरीब फैमिली में जन्म लिए थे और ऐसा उनको बहुत पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या करते थे, किसी के घर पर जाकर वो बुक्स लेकर आते थे और पढ़ते थे और उसके बदले में वो उनके घर का सब कुछ काम कर देते थे। उसी तरह से किताब पढ़ कर उन्होंने ज्ञान संपादन किया और वो वाइट हाउस अमेरिका के प्रमुख बनते हैं और इतने बड़े प्रमुख बनते हैं कि आज भी पूरा विश्व उन्हें याद करता है। तो बच्चों, किताब का बहुत ही अमूल्य प्रदान हमारे जीवन में है, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आज हम ये चैप्टर देखेंगे। बच्चों, मेरी फेवरेट बुक है पोलियाना, जो मैंने आपको इसकी स्टोरी भी सुनाई होगी कि एक छोटी सी बच्ची हर सिचुएशन में किस तरह से खुश रहती है ना। तो उसी तरह से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, वो आप जब स्कूल में आओगे तब मुझे बताना। ओके, आज हम देखेंगे किताब की कहानी। किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को रोटी या मिष्ठान से कहीं अधिक मीठी लगती है। सुंदर तस्वीरों वाली कोई मन भाती किताब हाथ लगते ही उसे जल्दी से जल्दी चाट जाने का मन करता है। हालांकि किताब को उस तरह चाटा नहीं जा सकता जिस तरह किसी खाने पीने की चीज़ को, फिर भी किताब के संदर्भ में चाटना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छी चीज़ पढ़ने की एक भूख प्यास होती है जो पढ़ लेने पर ही तृप्त होती है। तो बच्चों, किताब के बारे में क्या कहा गया है कि साक्षर यानी जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसको वो किताब होती है, वो जिस तरह से मिठाई को देखकर मुंह में पानी आ जाता है और ऐसा लगता है कि अभी खा ले, उसी तरह से जिसको किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको वो किताब जो दिख गई तो क्या होता है कि कब मैं उसको पढूं और कब मैं उसमें जो अच्छी बातें हैं वो सीख लूँ, ऐसा लगता है ना। इसीलिए यहाँ लेखक बोलते हैं कि उसको चाट लेना, यानी हम किताब को तो चाट नहीं सकते, मगर उसमें यानी कि बुक्स में जो अच्छी बात लिखी है वो पढ़ लेने के बाद हम तृप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, साक्षर व्यक्ति को किताब रोटी या मिष्ठान से भी अधिक मीठी लगती है। किताब की दुनिया हमारी सचमुच की दुनिया से अलग होती है, सुंदर और अनूठी। इसके पन्ने पलटते हुए हम सब अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी की कही हुई बुरी बातों की कड़वाहट भूल जाते हैं, अपने वर्तमान को भूलकर सपनों के रंगीन लोक में खो जाते हैं। तो बच्चों, किताब की दुनिया एक अलग सी दुनिया होती है जो सुंदर है और अनूठी है, और हम क्या करते हैं, वो पढ़ने के बाद अपना सब जो दर्द दुख होता है वो सब भूल जाते हैं और
जो किसी की बुरी बात होती है वो भी भूल जाते हैं ना। तो अपने वर्तमान को भूलकर हम अपने रंगीन दुनिया में, जो फैंटेसी की दुनिया होती है, उसमें खो जाते हैं। और ऐसी ही किताब में से हमें कुछ सीखना भी मिलता है। अपनी जगह बैठे बैठे हम दूर के सुहाने जंगलों में, पहाड़ों पर, फूलों की घाटियों में घूम आते हैं। जिस तरह से मैंने आपको वो स्टोरी बोली थी जादुई दुनिया वाली, है ना, उसी तरह से बुक्स में भी ऐसी मस्त मस्त स्टोरी होती है जिसे हम पढ़ने के बाद अलग सी दुनिया में खो जाते हैं। कभी कभी हम जंगल में, पहाड़ों में, तो फूलों की घाटियों में भी घूम आते हैं। कलकल करती नदियों और झरझर झरते झरनों के किनारे पहुंच जाते हैं। 7 समुंदर पार, आकाश के परीलोकों, पाताल के यक्ष लोकों और ग्रहों नक्षत्रों के तक की सैर भी हम कर आते हैं। जिस तरह से बुक्स में जो 7 समुंदर, आकाश, परीलोक, ऐसी जो कहानी हम पढ़ते हैं तो हम वो अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं ना। और जो साइंस की बातें होती है बुक्स में तो ग्रह पर भी पहुंच जाते हैं, नक्षत्रों को भी देख कर आते हैं। तो बुक से हम क्या कर सकते हैं, सब अलग सी दुनिया की सैर कर सकते हैं। किताब ही हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हालचाल बताती है, राज्यों के उत्थान पतन की खबर देती है ना। जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से राज्यों में क्या हुआ था, कैसे पतन हुआ था, कौन से राजा हमारे यहाँ आए थे, है ना। तो उसी तरह से हमें हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती है। संतों, ज्ञानियों और नेताओं के अनुभवों का लाभ हम तक पहुंचाती है। इसी तरह किताब थामकर हम प्रगति पंथ पर आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह से हमें कोई संत होते हैं, उनके जीवन की कहानियाँ भी ग्रंथ से और बुक से पता चलती है। जिस तरह से कबीर के दोहे होते हैं ना, और जिस तरह से कोई नेता होते हैं तो उनकी लाइफ के बारे में भी हमें पता चलता है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो नेता हो गए, वो सेलिब्रिटी हो गए, तो वो लोग अपनी बायोग्राफी लिखेंगे और वो बुक्स के द्वारा प्रकाशित करेंगे, और वो बुक्स हम पढ़ेंगे तो हमें उनके बारे में पता चलेगा, है ना। किताब को आज के इस रूप तक पहुंचने में कई पड़ाव पार करने पड़े हैं। कागज़ का और उस पर छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार 1000 साल पहले हुआ था। हालांकि किताब 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। यानी कि कागज़ और उस पर जो छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ था, 1000 साल पहले, और किताब 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। तुम कहोगे कागज़ नहीं था तो किताब कैसे थी। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कागज़ नहीं था तो किताब कैसे आई थी। ऋषियों और संतों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान सुरक्षित कैसे रहा। तब आज की तरह न तो आबादी की इतनी भीड़ भाड़ थी, न इतने सारे कामों के पीछे भाग दौड़। गांव के आदमी को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ गांव में खुद ही तैयार करनी होती थी, क्योंकि आने जाने के साधन बहुत नहीं थे। जीवन पायन कठिन था, परंतु ज़िंदगी सरल थी। एक साथ बहुत सी चीज़ों की तरफ ध्यान न होने से लोगों की स्मरण शक्ति तेज थी। यानी कि पहले तो टिकटॉक, स्मार्टफोन, व्हाट्सअप ऐसा कुछ भी नहीं था, और सब काम खुद ही करने पड़ते थे ना। तो भी लोगों की स्मरण शक्ति कैसी थी, बहुत ही तेज थी, और लोग जो बोलते थे वो उन लोगों को याद रहता था। अभी तो हमें क्या होता है, किसी का मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है ना, मगर पहले के जो लोग थे उनकी स्मरण शक्ति कैसी थी, बहुत तेज थी। हमारी भी तेज है, मगर हम क्या करते हैं, हमने तो पूरी स्मरण शक्ति को पबजी, व्हाट्सएप में लगा दिया है ना। इसीलिए अपने समय के ऋषियों की वाणी से निःश्रुत ज्ञान को लोग कंठस्थ कर लेते थे। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्यों को और पूर्वज अपने वंशजों को कंठस्थ करा दिया करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह यह परंपरा चलती रही। एक दूसरे से सुनते गाते लोग सीखते रहे। इस तरह समस्त मौलिक साहित्य की यात्रा जारी रही। यानी कि जो ऋषियों थे वो लोग, उन लोगों के मुंह से जो बात लोग सुनते थे वो कंठस्थ यानी कि याद कर लेते। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्य को और पूर्वज यानी जो पहले जो है वो लोग वंशजों को, यानी जो पीढ़ी है उन लोगों को वो
सुनाते थे। उसी तरह से ज्ञान की परंपरा चलती रहती थी और समस्त मौलिक साहित्य, मौलिक यानी जो मुंह से बोला जाता है मौलिक होता है, वो साहित्य एक दूसरे तक पहुंचता गया। जिस ज्ञान विज्ञान को याद रखना कठिन लगता था, उसे लकड़ी की छालों, भोजपत्रों आदि पर लिख लिया जाता था। कुछ खास चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए चित्रों का सहारा भी लिया जाता था। ऐसा 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में मिला है। यानी कि जो पहले विज्ञान की जो बातें थी, वो क्या करते थे लोग, लकड़ी की छालों पर भोजपत्र होते हैं उन पर लिखते थे और इस तरह से उनको और संभाल कर रखते थे। और कभी कभी तो कोई भीट चित्र होते हैं, चित्र बनाकर वो उसको याद किया जाता है और शिल्प भी बनाते थे। उसी तरह से मेसोपोटामिया में 6000 साल पुराना एक चित्र मिला है। बच्चों, आज हमने देखा कि प्राचीन काल में ज्ञान को लकड़ी और छालों और भोजपत्रों पर लिखकर या चित्रों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता था और इस तरह से क्या हुआ, किताब का आविष्कार हुआ। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ये लेसन सीखेंगे। आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ, और ये जो लेसन है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में PDF करूँगी, वो आपको 2 टाइम्स रीड करना है। थैंक यू सो मच।